अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और फीडबैक अपना ज़रूर देना है। आज से ठीक 3 साल पहले ये ही वो रात थी जब मैं सोने के लिए लेट चुका था, हाफ अस्लीप था। मुझे कॉल आई कि अभी सोना नहीं है। मैंने कहा जी क्या हुआ? मुझे कॉल आई कि अभी सोना नहीं है तुमने। मैंने कहा ठीक है जी। मैं उठ के आके टीवी लाउंज में बैठ गया। 5 मिनट बाद मुझे कॉल आई। जो कॉल करने वाले थे वो रो रहे थे कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, सर में गोली मार दी। मैंने कहा किसको मार दिया? अर्शद। मैंने कहा नहीं। दोबारा कहा कि नहीं। मैंने कहा नहीं। मैं मानने से इनकारी हो गया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अभी तक याद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दूसरी बार मेरी बात हुई खावर घुमन साहब से, वो ऊंचा ऊंचा रो रहे थे खावर साहब कि ये खबर आई है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है। फिर दोबारा मुझे फ़ोन आया माद साहब का। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अरशद साहब के घर जाओ। मैंने कहा जी मैं नहीं जाऊँगा। फिर खावर साहब का दोबारा फ़ोन आया कि क्या करना है? मैंने कहा मैंने नहीं जाना। अभी ये 3 लोगों के बीच में बात हुई थी। बिल-आखिर मुझे यकीन दिलाया गया कि अरशद साहब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर खावर साहब का फ़ोन आया, वो बहुत ऊँचा-ऊँचा रो रहे थे और उन्होंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, किसी ने तो जाना है। मैंने कहा मैं आता हूँ, रुकें आप ज़रा, मुझे पहुँचने दें। मुझे अभी तक याद है, मैंने चप्पल पहनी हुई थी, मैं उसी चप्पल में मैंने पतलून चढ़ाई और चप्पल पहन के मैं निकल गया था। रास्ते में मैंने चीखते हुए 2 लोगों को फ़ोन किया था रोते हुए। अली उस्मान को फ़ोन किया था कि यार तू अरशद साहब के घर पहुँच, और एक और फ़ोन मैंने किया था कि पहुँचो, ठीक है। और मुझे नहीं मालूम उसके बाद का सारा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मुझे ये मालूम है कि अरशद साहब की अम्मी को और सुमैया भाभी को, सबको मैं बताने के लिए गया था, क्योंकि किसी और में इतना हौसला नहीं था कि वो बता सके। काशिफ अब्बासी साहब, कोई भी बंदा बता नहीं पा रहा था, बताने के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि वो सारा वक्त, तदफीन तक वो वक्त कैसे गुजरा, हमने क्या किया, मैं क्या करता रहा, मैं किससे लड़ता रहा, मैं क्या बोलता रहा। आई हैव वेरी फॉगी मेमोरीज। वो तकलीफ़, वो दुख जब तक तदफीन नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता वो अज़ियत कि कैसे गुजरी। अभी बैठा हूँ तो याद आ गया कि यही वो रात थी, तो मैंने कहा आपको एक रिकॉल कर दूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक मैंने कोई और रखा हुआ था, बस अचानक ही दिल से ये निकला है तो आपको मैं कहा बता दूँ। खैर, आगे चल के बात करते हैं अरशद साहब की भी। ज़रा एंड में बात करने का मज़ा आता है। बात करेंगे आज नवंबर में क्या सड़कें गर्म होने वाली हैं। टाइम नहीं है जी, वज़ीर आला KPK कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई सिर्फ ख्वाजा आसिफ को ही क्यों दी जाती है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। और आखिर में धमकी, दबाव और अरशद शरीफ साहब, भी आपको चंद वाक़यात सुनाऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मज़ेदार से। सबसे पहले तो जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ परेशान है, हुकूमत परेशान है। हुकूमत को लग रहा है कि ये नवंबर में दोबारा एहतजाज करने वाले हैं। कुछ प्लान्स ऐसे नज़र आते हैं कि नवंबर में इस्लामाबाद आने का इरादा है तहरीक इंसाफ का। बैरिस्टर गौहर साहब हैरान परेशान फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं मनु तो कुछ नहीं पता, आई हैव ज़ीरो आइडिया, आई डू नॉट नो एनी थिंग। वो पार्टी के कुछ और लोगों से पूछा, उन्होंने कहा मैंने कहा हमें नहीं पता। सलमान राजा ने ये कन्फर्म अलबत्ता किया कि इमरान खान साहब ने जलसे करने का कहा है। तो पहला जलसा हम कराची में कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। दूसरा जहाँ करेंगे उसकी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। आखिर में KPK में जलसे करने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, या तो इजाज़त ले लड़ाई करें वरना फिर ना करें। अब क्या हो सकता है, निज़ाम तो ऐसा बन चुका है, अंधे बहरे जज हैं, अंधा बहरा कानून है। ऐसे में आपने ऐसे ही लड़ना है। लेकिन बहरहाल कुछ खिचड़ी पक ज़रूर रही है। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने दावा किया कि अगर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे तो हम इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। तहरीक इंसाफ क्यों दरख्वास्त दे? इमरान खान जब शिफ्ट ही नहीं होना चाहता बनीगाला, वो तो ऑफर आप पहले ही कर चुके हैं। मसला ये सारा पड़ा हुआ है कि आपका एक टाकरा एक ऐसे बंदे से पड़ गया जो बाज ही नहीं आता, जो मानता ही नहीं है। दूसरी जानब इख्तियार वली साहब अलीना शिकरी के प्रोग्राम में आज कह के गए हैं कि जी मुझे बताएं जी नाम सोहेल अफरीदी साहब भेज दें, मैं कल इनकी मुलाकात करवा देता हूँ। जहाँ पर वज़ीर आज़म कहता है मैं पूछ कर बताऊँगा, इख्तियार वली साहब जो कि इलेक्शन भी हार गए, MNA भी नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म के, वज़ीर भी नहीं है, वो कैसे मुलाकात करवाएंगे ये भी मेरी समझ से बाहर है। तो नून लीग के दावों को तो मैं वैसे भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मतलब कम सीरियस भी नहीं लेने चाहिए इनको। ज़्यादा सीरियस लेके हमने क्या उखाड़ लेना इनका बातें। लेकिन अलबत्ता ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बहुत क्या उसका नाम है, अहम अहम बातें करते हैं, उन पर क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी साहब हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि भाईजान इमरान खान से मुलाकात होगी, उसके बाद कोई काम होगा, वरना चिल करो, मैं भी चिल कर रहा हूँ, तुम भी चिल करो।
आज मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें उनकी ट्वीट हो रही थी, इमरान खान की तस्वीर साफ कर रहे थे तो कह रहे थे कल्ट है। कल्ट कैसे है जी? आपको याद है वो जिधर जाते थे पहले वो बेनज़ीर की फ़ोटो लगा लेते थे? याद है ना आपको कि जिधर जाते थे पहले बेनज़ीर की फ़ोटो निकाल के जरदारी साहब बैठ जाते थे, यूएन में भी फ़ोटो लगा के बैठ गए थे। वो कल्ट नहीं था। पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी जमात को एक वसीयत जो कि क्वेश्चनेबल वसीयत थी उसकी बेस पे एक बिलावल भुट्टो साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया और पार्टी के सारे रहनुमा जो बेनज़ीर की तरफ इधर मुँह करके खड़े थे, ठक करके इधर मुँह करके, वो कल्ट नहीं है। या जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो सामने नवाज शरीफ की फ़ोटो लटका ली थी, वो कल्ट नहीं था। या नवाज शरीफ की फ़ोटोएं लेके जब ये एहतजाज करते थे, वो कल्ट नहीं था। तो इस तरह के जाली किस्म के दानिशरों की आप बात मत सुने। ये लंडे के तज्जियाकार हैं, इनका असल मुकाम है गटर, इसको गटर में ही रहने दे, ऊपर ढक्कन रखे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो कर रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुहेल अफरीदी साहब ने आज कोई कॉन्फ्रेंस, कोई बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई वो लोग कहीं मिलते मुलाकातें करते फिर रहे थे, उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करनी थी। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मैंने नहीं मिलना। बड़ा सैड हो गए वो कॉन्फ्रेंस वाले। उन्होंने कहा जी हमें डब्बों में खाना दे दिया, क्या शॉपर में देते खाना, कैसे देते खाना? वो कहते हैं हमारी पख्तून रवायात ख़राब हो गई हैं। ये पख्तून रवायात क्या ख़राब हुई हैं? पंजाबी रवायात भी ख़राब हुई हैं जी। यहाँ पर कौन सी रवायात थी, घर में घुस के बंदे उठाना, ये वो, लेकिन हो रही है सारी रवायात। पाकिस्तान का पूरा सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है। तो वो कोई सेनेटर साहब थे जो कि या साबिक एमएनए थे, बड़े दुखी थे। मैंने जब चेक करने की कोशिश की तो ये तो वो साहब थे जिनकी टक्कर से बंदा मर गया था। इन्होंने खेतरान साहब थे शायद, तो इनको पुलिस कुछ कह नहीं सकी थी, सरदार हैं। वो कहते हैं रवायत हमारी ख़राब हो गई है, इनकी रवायत में बंदा मार के बच जाना भी शामिल है शायद। बाकी कारनामे इनके आप खेतरान साहब के गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। सैडनेस थी। जियो के एक साफ़ी भी थे कलम फरोश, वो भी बड़े सैड थे कि जी हमें डब्बे में खाना दिए। उनको तो शॉपर में खाना देना चाहिए, तो शॉपर से ही चूस लेते खाना। तो मेरा तो ख्याल है सुहेल अफरीदी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इज़ मेकिंग दिस पॉलिसी वेरी क्लियर कि गिव मी एक्सेस टू इमरान खान एंड देन वी विल वर्क, अदरवाइज आई एम हियर, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, यू रिलैक्स एंड यू चिल आउट। मेरा ख्याल है ठीक पॉलिसी, मेरे हिसाब से ठीक पॉलिसी है। आप इसको कहीं से भी सोच सकते हैं। अच्छा, आगे चल के जनाब जो आपके क्यूट से हमारे वो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं, पाकिस्तान के एक अजीम दानिश्वर हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ उर्फ सहूलत कारी भी उनका नाम हो सकता है। उन्होंने फरमाया है कि अगर ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि मैंने 2018 में इलेक्शन जनरल बाजवा को फ़ोन किया तो फिर रेहाना डार तो बात करेगी। इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई सिर्फ ख्वाजा आसिफ को ही क्यों हासिल है, किसी और को क्यों नहीं? मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जो हैं, मियाँ सहूलत कारी साहब, ये नवाज़ शरीफ के बड़े क्लोज़ हो चुके हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान बोलते हैं। ये बातें वो करते हैं जो नवाज़ शरीफ साहब इनको कहते हैं। इट इज़ वेरी अबंडेंटली क्लियर इन द पार्टी। पार्टी के लोग ही हमें बताते हैं कि जी बस पुट्ठियां सीधियां गला करता रहता है, इन्होंने वजारत नहीं दी थी, इस वास्ते बोलता रहता है। पिछली बार शहबाज शरीफ के दौर में नवाज़ शरीफ साहब ने कह के मियाँ जवेद लतीफ़ को वजारत दिलवाई थी, लेकिन महकमा कोई नहीं मिले था। ये बगैर महकमा के वज़ीर थे। मुझे नहीं पता कि बगैर महकमे का वज़ीर क्या करता है, लेकिन बस ये वज़ीर थे। इस बार ये इलेक्शन भी हार गए। फिर इन्होंने कुछ अफसरान पे अरबों रुपया लेके इलेक्शन बेचने का भी इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद ये चुप कर गए। काफ़ी सारी बातें कर जाते हैं, फिर ये चुप कर जाते हैं। कुछ अरसे के लिए मीडिया पर पाबंदी भी लग गई थी। फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होकर अब ये दोबारा अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ इन्होंने ख्वाजा आसिफ पे अटैक कर दिया है। आई डोंट नो पार्टी में ख्वाजा आसिफ के साथ कौन खुश नहीं है। नून लीग में, नून लीग वालों को स्टाइल ये नहीं होता नॉर्मली, वो अपने बंदे नहीं हटाते। इमरान खान में ही दलेरी है कि अपने ही बंदों को कहता है चल भाई साइड पे हो। नून लीग ऐसे नहीं करती, लेकिन इस तरह की नीच हरकतें करवा के बंदे को एहसास दिलवा देती है कि यार चल हम तू छोड़ दे, बेहतर है तेरे वास्ते। तो ख्वाजा आसिफ की बिस्ती की जा रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये सब चीज़ों के प्रूफ हो चुके हैं। वो छोटी कच्ची पहन के नहर में छलांग मार के अगली बार सारे अपने पाप दोबारा धो लेंगे। वो हर साल गंगा स्नान करते हैं। आखिर में 3 साल हो गए जनाब मेरे भाई को इस दुनिया से गए हुए। मैं आपको चंद दिन से बड़े किस्से सुना रहा हूँ उनके। आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ कि किस किस्म के अड़ूत आदमी थे अरशद साहब। अड़ूत जो अड़ जाते थे। मैं अक्सर अरशद साहब की जो अहलिया है सुमैया भाभी, उनको एक दफ़ा मैंने बोला भी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपका मियाँ जब ज़िंदा था ना तब भी मसले में ही होता था मैं, अब वो नहीं है तब भी मैं कोई ना उसकी किसी ना किसी चक्कर में मैं फंसा ही होता हूँ। तो वो आगे से हंस रही थी, कहती मैं भी फंसी होती हूँ क्योंकि दफ्तर में तुम ये सारे काम कर रहे थे तो घर में मैं ही मैनेज कर रही होती थी, वो तो खुद चिल कर रहा होता था। मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने सही शहजादे बंदे थे, चिल करते थे, वो आगे वो लगा के रखा होता था। मैंने कहा चल बेटा ये कर ये कर। अरशद एक स्टोरी थी जनाब, मैं स्टोरी आपको नहीं बता रहा वरना आपके दारों तक पहुंच जाएगी, लेकिन तगड़े लोगों के बारे में एक स्टोरी थी। हुआ कुछ यूं था कि किसी ने तशद्दुद किया था मॉल रोड के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन के ऊपर। मेरी किस्मत ख़राब, सवेरे सवेरे मैंने अरशद को कहा, मैंने कहा यार इस बंदे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ये चपेड़े मार रहा है, ये अफसर है, रिटायर्ड है, ये चपेड़े मार रहा है उस बंदे को, ये एक स्टोरी करनी चाहिए। अरशद साहब ने कहा स्टोरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, अब अरशद साहब के काम करने के तरीके कार भी अजीब गरीब से, वो विजुअल हमने रखने थे, वो बंदे की धमकियाँ रखनी थी, 2 मिनट की बात करके वो मुक जानी थी। शाम को अरशद साहब कहते भाई जान ये सवालात भेज दें ज़रा, मौक़िफ़ जान लें आप।
मैंने कहा यार फिर रोला होगा अरशद साहब, एक स्टोरी करके चुप करके निकल जाते। कहते नहीं, मौक़िफ़ ले ले। हमने सवाल लिख के भेज दिए, जो हमारा काम था सवाल लिख के भेज दिए। सवाल जब लिख के भेजे तो जवाब आने की जगह प्रेशर आना शुरू हो गया, ये स्टोरी ना करें, ये स्टोरी ना करें। अच्छा, अब अरशद साहब उस टाइम पे हो गए पत्थर के। उन्होंने कहा जनाब स्टोरी तो मैंने करनी है। अच्छा, अमाद यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोई स्टोरी कर रहे हो इस तरह। कहता है अरशद को, क्या पहली स्टोरी कर ले, प्रेशर मेरे पे आ रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा फ़ोन का, पहली स्टोरी करके निकल जाओ। 10 बजे प्रोग्राम था, 9:55 पे ही कॉल आई मुझे। अरशद साहब को मैंने कहा सर इस तरह पहली स्टोरी कर लेते। कहते नहीं, ये पहली स्टोरी बनती नहीं, आखिरी स्टोरी करूँगा। मैंने कहा चुप कर जाए, फिर आखिरी स्टोरी कर लेना, वो सब खत्म हो जाए। मैंने माँ साहब को कहा चुप कर जाए, आखिरी स्टोरी कर लें। शो शुरू हुआ तो अरशद साहब ने 5-7 मिनट का जो इंट्रो है वो इसी स्टोरी पे दिया। फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गई, यार ये क्या कर रहा है यार, निकल जा करके। अमाद साहब कह रहे हैं निकल जा करके कर ले स्टोरी। अरशद साहब कहे नहीं, मैं अरशद के कान में बोलूँ स्टोरी कर ले, वो आगे से कहे नहीं। ब्रेक आई, अरशद कह रहे क्या मसला है यार, मैंने स्टोरी नहीं करनी, अभी आखिर में करनी है। मैंने कहा तो पहले इतना बड़ा इंटरव्यू दे, वो तो मैं बिल्डअप कर रहा था। ब्रेक में फिर फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन जाके, आईफोन था मेरा नया नया चमकीला खूबसूरत, मैंने अरशद को पकड़ाया, बात करें। अरशद कहते मैंने ये स्टोरी करनी है, आपको नहीं करने देनी, आप मेरा प्रोग्राम बंद करते, मुझे ऑफर करते, मुझे नौकरी से निकाल दो, मैंने स्टोरी करनी है, खड़ल करके फ़ोन फेंक दिया। मैंने को मेरा फ़ोन क्यों तोड़ रहे हैं भाई, इतना मैंने अपने बच्चे की तरह फ़ोन पाला हुआ है। अमाद साहब ने मुझे कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं फ़ोन बंद करो, मेरी तरफ से माजरत है, तुम लोगों के साथ तुम बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ, मानता ही नहीं अगला बंदा। खैर अरशद साहब ने भाईजान पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, फिर स्टोरी, फिर आखिर में कहा, बोला भी कि अगर आपको सवाल भेजे जाए तो इसका मतलब नहीं कि आप बदमाशी करें, आपका काम है जवाब देना, आप जवाब दें। अरशद साहब इस तरह की हरकतें करते रहते थे। वो अड़ जाते थे जिस टाइम पे, तो उनको राज़ी करना बड़ा मुश्किल काम था, मजबूर करके उनको लॉजिक से समझाया जा सकता था। मेरे इस भाई की उसमें नहीं था कि वो उनको बदमाशी करो। वो मैंने अभी ट्विटर के स्पेस में जब मैं गया था तो मैंने पीटीआई का वाक़या सुनाया था। वो पीटीआई का जनरल फैज़ वाली ट्वीट का वाक़या सुनाया था कि अरशद साहब कैसे अड़ गए थे कि वो मैं डिलीट नहीं करूँगा ट्वीट। तो उस पे रऊफ़ क्लासर साहब एक वाक़या सुनाते होते थे। वो कहते हैं कि जी आमिर मतीन साहब कहते हैं यार मैंने अरशद को फ़ोन किया कि तू ये ट्वीट डिलीट कर दे, तूने क्या किया? तो वो मेरे पे नाराज़ हो गया। तो क्लासर साहब कहते हैं जनाब आपने अरशद की ट्वीट को रीट्वीट किया था? कहते हैं नहीं यार मैंने क्यों करूँ? रऊफ़ क्लासर साहब कहते हैं कि जी हम सब ने, जिसने उसको फ़ोन किया, मैंने, अदील राजा ने, हमने पहले उसकी ट्वीट को रीट्वीट किया है, उसको नोटिफिकेशन चला गया, उसके 10 मिनट बाद फ़ोन किया कि मेरे साथ खड़े हैं, ट्वीट को रीट्वीट किया, फिर समझाया कि ये गलत है। तो आपने रीट्वीट नहीं किया, आप समझाने के आपके पास तो वो है ही नहीं। और मैं इस बात पे भी मैं क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब उनके मैं बाद में वाहिद बंदा था जो उनसे मिला था और उनको 1.5 घंटा लगा के समझाया था कि सर मेरी नौकरी और आपकी नौकरी जो है, हम दोनों बहुत गरीब हैं, भिखारी टाइप लोग हैं, नौकरियां जाएंगी तो हम क्या करेंगे सर, मैं किधर कुत्ते ख्वार करूंगा, मैं क्या करूंगा ज़िंदगी में, मैं एक अजीम बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, गरीब आदमी नहीं बनना चाहता, मैं ऊबर नहीं चलाना चाहता, मेरे पास तो और कोई टैलेंट भी नहीं है। उन्होंने ट्वीट नहीं डिलीट करनी थी, उन्होंने ट्वीट नहीं डिलीट की, वो अड़ गए, वो फंस गए, उन्होंने नहीं माने। मुझे अभी तक याद है, हर कोशिश कर ली, उन्होंने ट्वीट नहीं डिलीट की। उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ ट्वीट के ऊपर, डिलीट नहीं करूँगा। मैंने कहा जी एक्सप्लेनेशन डाल दे फिर, लेकिन डिलीट नहीं की थी। इस किस्म, इस लेवल के आइडियल थे। ऐसा कोई साफ़ी मुझे आज दिखा दे। मैं बल्कि कई दफ़ा अमाद यूसुफ साहब प्रेसिडेंट है BRY के, वो उस दिन कहते यार मैं सोचता हूँ आजकल जो जिस किस्म का जर्नलिज्म हो रहा है, अरशद अगर जिंदा भी होता तो वो तो ये बर्दाश्त ना कर, तो मानता ही ना, वो तो मानता ही ना, ये तो उसकी जान ही ना छोड़ते। मैंने कहा जी मुझे कभी कभी लगता है ऐसा, जो जिस किस्म की बेगैरती हो रही है अरशद साहब ने तो ये करनी नहीं थी। तो अरशद साहब तो इस दुनिया से हीरो गए हैं, जैसे कि वो अक्सर कहते थे, सुमैया भाभी बताती हो, कहते थे, वो कहता होता था कि आई विल डाई अ हीरो, हीरोज डाई यंग, आई विल डाई अ हीरो। उनको वैसे कोई डर शर, मरने शरने से कोई डर शर भी नहीं लगता था। एंड ये बातें ही होती है, वो ना कोई परवाह करते थे, ना कुछ करते थे, नौकरी आ रही है, नौकरी जा रही है, ये भी कोई टेंशन नहीं थी, भूखे मरेंगे ये भी कोई टेंशन नहीं थी, स्टोरी करनी है, एक ही शौक था, एक ही काम आता था, जर्नलिज्म आता था, टका के जर्नलिज्म करते थे, इसके अलावा ना कोई काम आता था, ना वो कुछ करते थे। खैर अभी तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही, फिर लंबा हो जाएगा, इतने लंबे लंबे किस्से नहीं सुनाने चाहिए, छोटे छोटे किस्से ठीक हैं। कल कोई और किस्से सुनाएंगे आपको एक दो और। ये सिलसिला इनकी बरसी का मैंने जारी रखा है, इसके बाद आगे कोशिश करूँगा गाय बगाए मज़ीद भी बातें आपको बताया करूँ। कुछ बातें बहुत ख़तरनाक है, वो नहीं बताता मैं। अरशद साहब किस किस की कैसे कैसे बिस्ती फरमा चुके हैं, कभी ज़िंदगी में चांस मिला, हालात बेहतर हुए तो वो भी आपको वाक़ई सुनाऊँगा। आप एक दफ़ा हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है कभी। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।